अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बहुत। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी रिलेट करेगा आपकी 8 क्लास से, जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन आप पहले भी पढ़ चुके हैं और ये काफ़ी इंटरटेनिंग और मज़ेदार से क्वेश्चन है। सो विदाउट फर्दर एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सिंपल सी स्टेटमेंट है, फाइंड दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वी नो दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे आपको डिफाइन कर दूँ थोड़ा सा, तो आई होप कि आपको याद होगा कि हमने कहा था कि अगर हमारे पास जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर है, यानी a प्लस आयोटा b, तो अगर मुझे कोई कहे कि इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, तो मैंने आपको कहा था कि एक आसान सा तरीका है कि जो भी वैल्यू है ना 1 ओवर वो वैल्यू लिख लो। आई होप सो आपको याद होगा कि आप क्लासेस को सीक्वेंस में एक्सरसाइज 1.1 को भी डिटेल से आपने देखा होगा। आई हाईली रिकमेंडेड यू कि पूरी प्लेलिस्ट को देखा करो। मैं कोशिश करता हूं कि हर एक्सरसाइज की सेपरेटली प्लेलिस्ट बना दूं, तो जब चैनल पे जाओ तो यूट्यूब चैनल पे वीडियोस की बजाय प्लेलिस्ट में जाया करो। वहाँ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के पोर्शन में, जो कि ईजी है फाइंड करना, प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है और डिटेल में चले जाना है। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की सारी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल होंगी। तो हर एक्सरसाइज की सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना दी है ताकि आप ईजिली ग्रैब करके उसको सीख सकें। तो एक्सरसाइज 1.1 भी ऑन द होल देखिएगा और एक्सरसाइज 1.2 भी ऑन द होल देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर ऐड कर दूं। ओके। सो अगर z हमारा a प्लस आयोटा b है, तो हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या होगा, 1 ओवर z। ठीक है। अगर कोई कहे a एक वैल्यू है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो वो होगा 1 ओवर a। दैट्स इट। यानी कि हमने ये लिखने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसा होगा, कैसे करेंगे, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज़ रियली अ लिटिल ड्रामेटिक एंड ईजी पार्ट। या हाउ टू सिंप्लीफाई दैट। सिंपली स्टेप्स फॉलो करने हैं। करना क्या है, सबसे पहले आपने अपनी वैल्यू को लिखना है, लेट करना है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको जी लेट कर लेना है। आप कोई भी नाम दे सकते हो, ज़रूरी नहीं जी देना है, लेकिन क्योंकि एक प्रैक्टिस चलती आ रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर को ज़्यादातर जी से डिनोट करते हैं हम, बस इसलिए जी से डिनोट कर दिया, और कोई रीज़न नहीं है। ओके। सो जी इज़ इक्वल टू, पहले इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म की शक्ल में लिखेंगे। We know that ना कि first part is a real part and second part is an imaginary part. That's why we have to write z is equal to -4 plus 7 iota. I hope so. यहाँ तक तो आपको 100% क्लियर है। नेक्स्ट क्या करेंगे, नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर हम इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें, या यहाँ लिख सकते हैं आप, नाउ टेकिंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, या ये भी लिख सकते हैं राइट दिस इक्वेशन एज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बट मैंने सिंपली लिख दिया नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 1 ओवर जी। देखो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आती है या किसी प्रॉपर्टी की बात आती है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक्चुअल में मतलब ये है कि जब मैं इस वैल्यू को ऐसी वैल्यू पे डिवाइड करूँ जिससे आंसर 1 आए। फिर से सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, एक वैल्यू है, उसको मैं ऐसी वैल्यू पे डिवाइड करूँ जिससे आंसर 1 आए, तो वो वही होगी ना। अगर ये पूरी इक्वेशन है, अगर मैं इस इक्वेशन को इसी इक्वेशन पे डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा, 1। अगर किसी भी दुनिया की और वैल्यू पे करूँ तो 1 नहीं आने वाला। मतलब अगर 37 लिखा है, तो अगर मैं उसको 37 पे डिवाइड करता हूँ तब भी वो 1 आएगा। इसके अलावा मैं दुनिया की किसी भी वैल्यू पे उसको डिवाइड कर दूँ, वो 1 नहीं आने वाला। आई होप यू आर गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग। तो जिस वैल्यू पे हम डिवाइड करेंगे ना, उसे कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिससे आंसर 1 आए। मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसको ऐसी वैल्यू पे डिवाइड किया जाए, यानी कि उसी वैल्यू पे डिवाइड किया जाए ताकि आंसर 1 आए। तो जिस पे डिवाइड किया जाएगा ना, उसे कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अगर जी ये है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 ओवर जी। आई होप नाउ यू आर गेटिंग इट कि इसको हम 1 ओवर जी पे अगर डिवाइड, मतलब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ अगर इससे, तो क्या होगा, आंसर 1 आएगा। आई होप कि आपको समझ आ रही है। आसान बात सिर्फ इतनी है कि अगर z ये है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 ओवर जी। अगर a एक वैल्यू है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 ओवर a। बस इतनी सी बात है। ओके, चलें कंटिन्यू करते हैं। सो 1 ओवर जी जैसे यहाँ पे लिखा है, ऐसे ही 1 ओवर ये चीज़ लिख ली। यार बचपन में कुछ क्वेश्चंस किए थे, मैं इतना डिटेल से डिफाइन बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे जैसे जो थोड़े से नालायक स्टूडेंट हैं उनका भी भला हो जाए, उन्हें भी समझ आ जाए। देखो, बचपन में हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे पढ़ते थे कि हमें कहा जाता था x प्लस 1 ओवर x फाइंड करो, और x दे दिया जाता था 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 टाइप, इस तरह करके कुछ दिया जाता था। हम क्या करते थे, हम लिखते थे इसे 1 ओवर x और इस वैल्यू को
इस तरीके से लिखा करते थे, फिर इसको रैशनलाइज करते थे, जो आंसर आता था वो 1/x का होता था ना, इसका जो आंसर आता था वो किसका होता था 1/x का। फिर क्या करते थे, फिर x वाली वैल्यू को और 1/x का जो आंसर आया उस वैल्यू को दोनों को ऐड कर देते थे। तो ये एक प्रोसेस जो है ना काफ़ी मैच कर रहा है इस क्वेश्चन से जो मैं अब करवाने लगा हूँ, एंड आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो। आई नो आपको समझ आ रही है, ओके। तो उसी तरीके से जैसे x को 1/x लिखते थे, z को 1/z मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के तौर पे लिखा, तो जैसे 1/x की वैल्यू आती थी वैसे ही 1/z की वैल्यू आ गई, 1 की जगह 1 और z की जगह z की वैल्यू। आई होप यहाँ तक तो आपको 100% क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अच्छा, अगर मैं कोई स्टेप स्किप करूं जो कि मैंने नेक्स्ट पार्ट में किए हैं, स्पीड में करने की ना बहुत बुरी आदत पड़ जाती है, टीचर्स को तो सच्ची में पड़ जाती है यार, लिटरली टेलिंग यू, बहुत बुरी आदत स्टेप्स को स्किप करने की। आपने नहीं करने, आपने इंग्लिश भी बिल्कुल लिखनी है, इंग्लिश में जो स्टेटमेंट्स आती हैं लिखनी है और स्टेप कोई स्किप नहीं करना, ठीक है, ओके। इस तक पहुंचने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं हम रैशनलाइज करेंगे, तो आपने यहाँ लिखना है रैशनलाइज। अब ये मैं बातें क्यों बोल रहा हूँ लिखना है, क्योंकि टीचर जो हैं वो मिस कर जाते हैं, आपने मिस नहीं करना, एग्जाम्स आपके हैं, मार्क्स आपने गेन करने हैं। सो यू हैव टू मेंशन ईच सब्जेक्ट एंड ईच स्टेप इन मैथमेटिक्स, ओके। सो 1/-4 + 7 आयोटा, इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई, इसी वैल्यू से डिवाइड, और बीच में क्योंकि प्लस है तो उसकी जगह क्या आ गया माइनस, दैट्स इट। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्योंकि ऊपर 1 है तो ये पूरी वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज़ आएगी। अगर मैं नीचे की बात करूँ, नीचे वाली इक्वेशन की, तो ये वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो दोनों वैल्यूज़ एक्चुअली सेम हैं, -4 + 7 आयोटा, -4 - 7 आयोटा, बिल्कुल सेंटर में फ़र्क है। तो ये वाला फॉर्मूला बन गया ना कि a + b a - b अगर हों तो हम उनको लिख देते होते हैं a² - b², या यू नो दैट। तो फिर वही करेंगे ना, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में है तो हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। वैसे यहाँ पे एक स्टेप और हो सकता है, चले मैं आपके लिए लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह कम है, लेकिन बेटर ये है कि मैं आपको बताता जाऊँ कहाँ से मैं स्टेप खा जाता हूँ, ताकि आप पूरे स्टेप किया करो, ओके। सो -4 1 -4 -7 आयोटा 1 -7 आयोटा, और नीचे क्या हुआ, ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको लिखा और ये जो सेकंड वैल्यू है इसको लिखा। अब इसके बाद आपने ये वाला स्टेप करना है, सॉरी ये वाला नहीं, इसके बाद आपने ये वाला स्टेप करना है। या आई होप यू आर गेटिंग इट कि मैं स्टेप जब खा जाता हूँ तो आपने नहीं खाना है। ये स्टेप किया, इसके बाद देखा एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, नीचे वाली पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब तो क्लियर होगा या, ओके। सो -4 - 7 आयोटा, इधर पहली वैल्यू का अगर मैं स्क्वायर ओपन करूं तो माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस एज इट इज़ 7 का स्क्वायर 49 और आयोटा का स्क्वायर। शुक्र है मैंने यहाँ कोई स्टेप नहीं छोड़ा। आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर है, आगे स्टेप फिर छोड़ दिया, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, डोंट वरी, आपको पूरी समझ आएगी। अच्छा, -4 और -7 आयोटा ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा। नीचे ज़रा देखो क्या हुआ, 16 एज इट इज़, ये माइनस प्लस कैसे हो गया आपको पता चल गया है, या आई नो। देखें आयोटा का स्क्वायर होता है -1, यहाँ तक तो क्लियर है, या आई होप सो यहाँ तक 100% क्लियर है। सो 16 इज स्टिल सेम, माइनस माइनस प्लस, अगर मैं आयोटा के स्क्वायर की जगह पे -1 लिख दूँ, ठीक है, क्योंकि मैं स्टेप खा गया हूँ ना इसलिए बता रहा हूँ कि आयोटा का स्क्वायर अगर रिमूव कर दूँ, इसकी जगह -1 लिख दूँ, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, एंड 49 1 49। आई होप यू आर गेटिंग इट, या इट्स क्वाइट सिंपल थिंग। 49 और 16 ऐड किए तो 65। एक्चुअल में ये आपका आंसर आ चुका है, या दिस इज़ योर फाइनल आंसर। बट क्योंकि हम इस फॉर्म को लेके चले हैं तो इसी फॉर्म में आंसर लिखते हैं, रियल पार्ट को अलग करके लिखते हैं, इमेजिनरी को अलग करके लिखते हैं, तो वही करेंगे। देखिए ज़रा, अगर आप इस हिस्से को देखो, ये इसके बाद तो मैंने क्या किया कि -4/65 को अलग लिख दिया, -7 आयोटा ओवर 65 को अलग लिख दिया, तो ये भी एक आपका फाइनल आंसर आ गया। बट हमें किस फॉर्म में मिला है, हमें मिला ब्रैकेट फॉर्म में, तो हम वैसे ही लिख देते हैं ना, पार्ट्स में लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। -4/65 कॉमा आयोटा को ख़त्म कर देते हैं, मतलब आयोटा तो है लेकिन लिखेंगे नहीं क्योंकि फॉर्म जैसे क्वेश्चन की फॉर्म मिली थी वैसे ही आंसर की फॉर्म दे रहे हैं। सो -7/65 हमारी आयोटा फॉर्म आ गई। अच्छा, एंड पे अगर आप चाहो, आई होप आपको नज़र आ रहा हो व्हाइट बोर्ड, यहाँ तक तो क्लियरली नज़र आ रहा होगा, आई होप सो। नीचे आप चाहो तो एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, हैंस z इज़ दिस एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। नहीं समझ आई, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। आप कैसे लिखोगे, हैंस z इज दिस
आप इसको कंसिडर कर लेना, एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। ये एक अच्छी स्टेटमेंट का मतलब ये कहना ठीक होगा, दिस इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर आंसर। बस इतनी सी बात है। वैसे आप ऐसे भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो एक प्रेजेंटेशन अच्छे से तरीका है एक अच्छे से पेश करने का। जैसे कि खाना घर में आ गया, बिरयानी बनी है या चने की दाल बनी है या चने बने हैं या कुछ भी बना है, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए बर्तन काफ़ी टाइप के होते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बर्तन पसंद आता है। तो बस ये भी एक प्रेजेंटेशन करने का एक मेथड है, बाकी आप पे डिपेंड करता है। ये भी गलत नहीं है, यहाँ तक भी ठीक है। ओके, पार्ट नंबर 2, ये टाइम पे भी डिपेंड करेगा कि पेपर में अगर टाइम बचे तो ऐसी चीज़ें कर लेना, खूबसूरतियाँ डाल लेना, टाइम ना बचे तो फिर जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेना। ओके, पार्ट नंबर 2, सेम प्रोसेस। मैं अब काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ आपको, आई होप आप गेट भी करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा स्टेप स्किप ना करूँ, बट मैं जानता हूँ कि मैंने इसमें स्टेप स्किप किए हैं, क्योंकि मैं देख के बता सकता हूँ कि इसकी लेंथ कम है, तो मैंने स्टेप खाए हैं, भूख लगी थी खा गया। आपने स्टेप्स पूरे करने हैं, ठीक है, मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ ये बात। ओके, फर्स्टली वी हैव टू लेट दिस इक्वेशन एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सो z इज इक्वल लेट किया z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 आयोटा, ये तो क्लियर है। सो 1 ओवर z क्या होगा, 1 z की जगह इसकी वैल्यू, ठीक है। एक स्टेप तो ये करना है आपने, जैसे मैंने यहाँ पे किया। इसके बाद आपने एक स्टेप करने के बाद आपने करना है रैशनलाइज, जो कि मैं एक ही स्टेप में कर गया हूँ, कंजूस हूँ मैं, खा गया हूँ स्टेप। ओके, आपने रैशनलाइज किया तो जो बटे में लिखा है उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, यानी कि जो भी हमारा नोमिनेटर है फ्रैक्शन में लिखा है, बीच में माइनस है तो उसकी जगह क्या आ गया, प्लस। फिर एक स्टेप खा गया, वो क्या, ये वाला स्टेप, या कि ऊपर वाला जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आएगा, और अगर नीचे वालों को देखूँ तो एक स्टेप में आप और लिख सकते हो कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद एक दफ़ा बीच में माइनस और एक दफ़ा बीच में प्लस है, तो क्या हो जाएगा, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक तो 100% क्लियर है यार, ठीक है। ओके, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, अच्छा ऊपर का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है ऊपर का, कि ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। नीचे सोल्यूशन होगा, हमेशा यही होता है, अभी भी वही होगा। ओके, सो ये क्या हुआ, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर की वजह से कट गया, माइनस माइनस स्क्वायर रूट पावर 2 की वजह से कट गया, और 5 साहब बाहर तशरीफ ले आए, और आयोटा के ऊपर ये वाला जो है वो स्क्वायर आ गया, क्योंकि दोनों पे है ना। या ये आप जानते हो कि अगर कहीं लिखा हो स्क्वायर रूट 5 या कोई और वैल्यू लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट 2 लिख लेते हैं, और बाहर ए लिखा और इस पर स्क्वायर है, तो हम एक्चुअल में ये जो चीज़ सॉल्व कर रहे हैं वो क्या है कि 2 पे भी स्क्वायर है और ए पे भी स्क्वायर है, तो फाइनल आंसर जब आएगा तो ये तो 2 हो जाएगा और ए पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो ये बात याद रखनी है। समटाइम मैंने स्टूडेंट्स को देखा है आयोटा लिख के रुक जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। ये आयोटा का भैया जी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट, ये जो स्क्वायर है इसने स्क्वायर रूट 2 को तो इस स्क्वायर रूट को तो काट दिया, 5 बाहर आ गया, लेकिन आयोटा पे भी स्क्वायर ही है, क्योंकि ये अलग अलग चीज़ें हैं, यानी कि स्क्वायर रूट 5 और आयोटा अलग अलग चीज़ें हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को लग रहा होगा सर क्या बच्चों वाली बातें बता रहे हैं, लिटरली असल मैथमेटिक्स यही है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें यहाँ पे प्रॉब्लम होती है ऐसी बातों पे, तो मैं कोशिश करता हूँ बता दूँ। ओके, ये सारी की सारी चीज़ ऐसे ही रही, नोमिनेटर ऐसे ही रहा, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा, नीचे आ गया 2 माइनस 5 एज इट इज़, सिर्फ आयोटा के स्क्वायर की जगह क्या आ गया, -1, वही स्टेप जो मैंने यहाँ खाया था। ये जो 49 आयोटा का स्क्वायर क्या था, -1, पुट करने की बजाय मैंने डायरेक्ट लिख दिया माइनस माइनस प्लस। यहाँ मैंने अच्छा किया, स्टेप लिख दिया, आयोटा का स्क्वायर हो गया -1, ऊपर एज इट इज़, नीचे माइनस माइनस प्लस 2 एज इट इज़, और 5 1 द 5। क्लियर है ना, देखो 2 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 5 1 द 5, 2 + 5 7, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म हो गया समझो यहाँ पे। या लेकिन हम इसको क्योंकि पूरे प्रोसेस से गुजारते हैं तो बिल्कुल वही रियल पार्ट को अलग कर दिया, क्योंकि दोनों की फ्रैक्शन सेम ही आएगी, प्लस इमेजिनरी को अलग कर दिया। अब क्योंकि क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में मिला है, सो वी हैव टू बाय कर्टसी राइट दिस आंसर इन द फॉर्म ऑफ पार्ट्स, या रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। बाकी अप टू यू, मैं पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ कि आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। मैं अगर प्रेजेंट करूँ और टाइम भी हो थोड़ा सा तो मैं लिखूँगा हैंस अवर, ये कह दूंगा हैंस अवर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ दिस एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस। बस इस तरीके से आप प्रेजेंट कर दो, और कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है। इंटरेस्टिंग पार्ट, या इतना छोटा सा पार्ट है लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। इस तरीके से कोई सॉल्व करता नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा की बुक्स में देखा है
हाँ, यूट्यूब पे भी कुछ टीचर्स को मैंने देखा था लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए, क्योंकि मैं जानना चाह रहा था मैं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा, मेरा काम करने का, पढ़ाने का, सिखाने का अंदाज़ ठीक है कि नहीं। तो मैं देखता रहता हूँ कि बाकी लोग कैसे काम कर रहे हैं। ये एक अच्छा वे है अपने आप की गलतियाँ निकालने का। और मैं भी कोशिश करता रहता हूँ, सारे स्टूडेंट्स से भी कहता रहता हूँ कि मुझे इम्प्रूवमेंट, जो भी आपके आइडियाज़ हैं इम्प्रूव करने के लिए, अपनी मेथडोलॉजी को, पढ़ाने के तरीके को ज़रूर बताया करें, सजेशन ज़रूर दिया करें। और ये भी बता दिया करें कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके की समझ आ रही है, अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं। तो बता ये रहा था कि ये मैंने क्वेश्चन देखा तो काफ़ी लोगों ने ऐसे नहीं किया हुआ, उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है। लेकिन अगर आपके पेपर में आ जाता है तो मुझे डर है कि जो चेकर है वो थोड़ा खड़ूस होगा, वो आपका नंबर ना काट ले। तो अकॉर्डिंग टू दैट, लिटरली अकॉर्डिंग टू दैट मैंने इस तरीके से करवाया, वरना ये लिटरली बहुत शॉर्ट हो जाता है। क्योंकि ज़ीरो आ गया तो काम वैसे ही ख़त्म हो गया। ठीक है, शुरू करते हैं। एज टेक कह लो या लेट कह लो, कि लेट जी कर लिया, आगे हम लिखेंगे सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 1/z एंड 1/z की वैल्यू, जो z की वैल्यू क्या है 1 + 0 आयोटा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। फिर क्या लिखेंगे, बिल्कुल वही रैशनलाइज लिखा, जो फ्रैक्शन में लिखा उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, और प्लस की जगह आ गया माइनस। अब ऊपर जो वैल्यू लिखी है वो जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज़ आएगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और नीचे वाली वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो स्टोरी वही रही, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अभी मैं देख नहीं रहा वैल्यूज़ क्या हैं, बस सॉल्व करी जा रहा हूँ। ओके, सो 1 - 0 आयोटा एज इट इज़, 1 का स्क्वायर 1 माइनस एज इट इज़ 0 आयोटा का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे बात यह है कि आप सोच रहे होंगे कि सर 0 आप लिखें और आयोटा का स्क्वायर लिख दें, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही। उसकी रीज़न क्या है, ज़रा देखो, यहाँ पे ना आयोटा को लिखो ही मत। उसकी रीज़न ये है कि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, और जब ज़ीरो किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, स्क्वायर रूट आता है। ज़ीरो एक ऐसी चीज़ है जो सारी की सारी चीज़ को क्या कर देती है, ज़ीरो कर देती है। क्योंकि अगर मैंने इसको आयोटा स्क्वायर लिखा और फिर माइनस माइनस प्लस लिखा, ठीक है, और फिर 1 + 0 लिखा, तो फिर भी 1 नहीं आएगा। मतलब आप लेंथी करना चाहो तो हाँ कर सकते हो, अगर आप कहते हो तो मैं इसको लेंथी करके दिखा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। हाँ, क्योंकि 2 नंबर बनाने के लिए इतना भी प्रोसेस काफ़ी है। मैंने काफ़ी सोचा इसके बारे में कि इसको और लेंथी करूँ कि ना करूँ, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब ज़ीरो आ जाते हैं, ज़ीरो बाबा मैथमेटिक्स में वाहद ऐसी चीज़ है कि ज़रूरत नहीं पड़ती यार इसको कुछ भी करने की, बस इस पूरी चीज़ की जगह क्या आ गया, ज़ीरो। अब ऊपर अगर हम देखें तो 0 आयोटा को लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कहो कि नहीं सर ये 1 - 0 आयोटा है, तो यार ये आयोटा का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। फिर मुझे मेरी बात को ठीक से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर मैं आयोटा का स्क्वायर, फिर मुझे आयोटा का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, फिर उसे -1 लिखना पड़ेगा, माइनस माइनस को प्लस लिखना पड़ेगा, और एट दी एंड जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा, बेशक आप कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करके देख लो, आंसर आपका 1/1 नहीं आएगा। या क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ने ख़त्म हो जाना है, वो है ही ज़ीरो। तो इसलिए ज़्यादातर टीचर इस पार्ट को जब करवाते हैं तो क्या करते हैं कि 0 आयोटा है, ओके, ये तो कंफर्म पता है कि जब इसका कुछ भी किया जाना है तो एट द एंड रिजल्ट यही आना है। ये एक लॉ है, समझ लो, एक रूल है कि हमें ये पता होता है टीचर्स को। लेकिन मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे सेपरेटली तो ये सिचुएशन आ जाएगी। हाँ, ये कहना ठीक होगा कि सर एक स्टेप और कर दें, मैं कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। 1 - 0 आयोटा और नीचे आ गया 1। अगर मैं इनको सेपरेटली करूँ तो हो जाएगा 1/1 माइनस 0 आयोटा 1/1, ऐसे ही है ना। और फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/1। आई होप क्लियर है। और 1/1 किसके इक्वल होता है, 1 के। और हम जानते हैं ये आ गया, आपका आंसर आ चुका है 1/g इज इक्वल टू 1। इसको मैं थोड़ी देर के लिए भुला देता हूँ, यानी कि 1/g क्या आ चुका है, 1। लेकिन अब मैंने इसको प्रॉपर पूरा लिखना है, और हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास 0 में, फिर बात आ गई क्लास 0 की। या मैं इसलिए कहता हूँ कि एक्सरसाइज पूरी देखा करो। अगर किसी ने वो क्लास 0 मिस की है, आई हाईली रिकमेंडेड यू वापस जाओ 1.2 की क्लास 0 देखो और प्ले लिस्ट पूरी देखना, ताकि अच्छे से सीखने को मिले। वहाँ मैंने बताया था कि अगर रियल पार्ट मौजूद है और इमेजिनरी मौजूद नहीं है, अगर यहाँ मौजूद नहीं तो हम खुद से लिख देंगे कि वो 0 आयोटा मौजूद है। इसी तरह अगर कहीं इमेजिनरी सिर्फ मिला हुआ है, यानी कि जी मिला हुआ है 5 आयोटा, तो हमने याद रखना है 5 कितना जी लिखा मैंने, तो याद रखना है कि रियल अगर कुछ नहीं तो उसकी जगह क्या पड़ा हुआ है, 0। जी हाँ, ये हमने याद रखना है कि रियल मिला हो तो इमेजिनरी 0 है, इमेजिनरी गिवन हो तो रियल 0 है। ये मौजूद है अपनी जगह पे, चाहे हम उन्हें लिखते हैं या नहीं लिखते हुए, एक अलग टॉपिक है। ओके, सो द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दैट इज 1/g becomes is equal to 1 + 0 आयोटा। अब किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर लो, आंसर 1 नहीं आएगा, क्योंकि रियल पार्ट बचेगा 1, इमेजिनरी 0 है, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। ओके,
और हम जानते हैं इसको किस फॉर्म में लिखना है, रियल इज़ दिस एंड इमेजिनरी इज़ दिस, दैट्स इट। सो आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ इस क्लास को समझने में। काफ़ी नन्ही मुन्नी छोटी सी क्लास थी ये, लेकिन आई होप सीखने को मिल गया होगा। और अगर लेंथी हो गई है तो माजरत सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि बारीकियाँ बता सकूँ, मेरे जैसे जो डफर थोड़े से स्टूडेंट्स हैं वो भी थोड़ी हेल्प ले सके मेरी क्लासेस से, मेरे वीडियोज़ से, मेरे लेक्चर से। क्योंकि समटाइम क्या होता है कि जो जीनियर स्टूडेंट्स हैं, लाइक स्टूडेंट्स हैं, वो तो एक सेकंड में पिक कर लेते हैं कि उन्हें तो क्वेश्चन लिखते ही पता होता है क्या होने वाला है। लिटरली मैं जानता हूँ ऐसे स्टूडेंट्स को कि क्वेश्चन लिखते ही उन्हें आइडिया हो गया कि अच्छा ठीक है सर, ये तो पता चल गया। बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो जब करना शुरू करते हैं, तो अब मैं सेकंड वालों की बात करूँगा, ये हो गए टॉपर। फिर आए सेंटर वाले। टॉपर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। फिर दूसरी कैटेगरी आती है जिनको लगता है कि उन्हें समझ आ गई और वो करना शुरू कर देते हैं। फिर सेंटर में जाके कहते हैं ओहो क्या हुआ, हमें समझ नहीं आई, पीछे से देखते हैं या वीडियो को आगे से देखते हैं या की बुक से देखते हैं। तो दूसरी कैटेगरी वो है, उनके लिए भी सजेशन वही है, वो प्रैक्टिस ज़्यादा करें। और फिर तीसरी कैटेगरी आती है जिसमें मैं भी फॉल करूँगा। मैं अपने आप को कंसिडर करता हूँ कि मैं भी एक लर्नर हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। तो नालायक कह सकते हैं कि लर्निंग प्रोसेस में हूँ, सीखने की कोशिश में लगा रहता हूँ। तो वो जो कैटेगरी है उसमें प्रॉब्लम ये है कि ऐसी चीज़ें समटाइम नहीं पता होती। बेसिक्स का प्रॉब्लम मैथ्स का करता है, मतलब बेसिक जो आपकी बनी होती है उसमें प्रॉब्लम आती है, उनके अच्छे से कॉन्सेप्ट्स नहीं बने होते, और भी कई रीजंस हो सकती हैं। तो इसलिए माजरत, वीडियो अगर लेक्चर लेंथी हो जाए, मतलब उसकी जो टाइम है वो अगर ड्यूरेशन बढ़ जाए तो उसके लिए माजरत, सॉरी। लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से और अच्छे से करवाने की कोशिश में लगा रहा हूँ। बाकी आई होप्स हो कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।